हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक। वेलकम टू इन आरटीजेड डिजिटल। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्विज 18 का सोल्यूशन। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम लोगों को कम्प्लीटली 18 डेज कवर हो चुके हैं। तो आज हमारा 18 क्विज है और दैट इज़ द सब्जेक्ट विच इज़ द थ्योरी ऑफ मशीन। और आज थ्योरी ऑफ मशीन में हम लोग 18 जो हमारा क्विज है दैट इज़ द मिक्स्ड क्विज। मतलब अभी तक हम लोगों ने जो चैप्टर कवर किए थे डायनामिक्स तक, तो इसको मैंने एक साथ मिक्स करके एक टेस्ट पेपर बनाया था 10 क्वेश्चंस का। तो जिसमें हम लोग मैकेनिज्म, वेलोसिटी एनालिसिस, एक्सीलरेशन एनालिसिस और डायनामिक्स और फ्लाईव्हील दोबारा से एक साथ सबको मिक्स करके फुल एक 10 क्वेश्चंस का टेस्ट है। ठीक है, तो देखते हैं इसका क्या सोल्यूशन है। अच्छे क्वेश्चंस हैं तो जुड़े रहें आखिरी तक और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो कभी भी मिस नहीं करना है एक भी क्वेश्चन। इफ n इज द नंबर ऑफ लिंक्स इन मैकेनिज्म, द नंबर ऑफ पॉसिबल इन्वर्जन्स इज इक्वल्स टू, ऑलवेज रिमेंबर दैट नंबर ऑफ पॉसिबल इन्वर्जन हमेशा किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ लिंक के बराबर। जितने लिंक होते हैं उतने ही इन्वर्जन गिन किए जा सकते हैं, उससे लेस हो सकते हैं या उसके बराबर हो सकते हैं, बट ग्रेटर देन कैन नॉट बी पॉसिबल। मतलब कि अगर हमारा 4 लिंक का मैकेनिज्म है ना, अगर लिंक 4 हैं तो इन्वर्जन भी कितने होंगे? इन्वर्जन विल बी लेस देन और इक्वल टू 4। क्लियर है सब लोगों को? मैक्सिमम पॉसिबल कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम पॉसिबल विच इज दी 4। इससे कम हो सकते हैं मगर इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? तो आंसर अगर n लिंक होंगे तो n ही इन्वर्जन मैक्सिमम पॉसिबल हैं, तो आंसर विल बी द ए। ऐसा इसके लिए एग्जांपल मैं बता सकता हूं, जैसे कि अगर हम लोग 4R मैकेनिज्म की बात करें, 4 रिवोल्यूट पेयर में भी 4 लिंक होते हैं। क्लियर है सब लोगों को? लेकिन इसमें नंबर ऑफ इन्वर्जन जो होते हैं वो 3 ही होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब हम कपलर की बात करते हैं, जैसे कि ये हमारा मैकेनिज्म है, तो इसमें हमारे 4 लिंक हैं लेकिन नंबर ऑफ इन्वर्जन 3 ही है। बट अगर यहीं पर ही अगर क्वेश्चन स्लाइडर क्राइंग मैकेनिज्म का होता है ना, तो यहां पर भी 1 2 3 4 लिंक हैं। क्लियर है? लेकिन यहां नंबर ऑफ इन्वर्जन जो होंगे वो 4 पॉसिबल है। क्लियर है? यहां नंबर ऑफ 3 ही इन्वर्जन है। अगर कभी भी ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं हो सकता है जिसके नंबर ऑफ इन्वर्जन नंबर ऑफ लिंक से ज्यादा हो, तो मैक्सिमम पॉसिबल इक्वल्स टू नंबर ऑफ इन्वर्जन, नंबर ऑफ लिंक। कंसीडर द फॉलोइंग 4-bar मैकेनिज्म। द ड्राइविंग लिंक इज DA and uniformly speed 100 rpm in clockwise direction, lengths are given, the velocity of A will be। तो A की वेलोसिटी एक्चुअली पूछ रहा है, A की वेलोसिटी पूछ रहा है। तो भाई A की वेलोसिटी अगर हम D के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो जो लिंक होगा उसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी आएगा A का D के रिस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू D की अगर हम बात करें तो किसके बराबर होगा बताओ? R इंटू ओमेगा, मतलब AD इंटू ओमेगा ऑफ AD। ये फॉर्मूला होता है R ओमेगा। क्लियर है? तो व्हाट इज द AD? AD इज गिवन लाइक 30 सेंटीमीटर इंटू ओमेगा इज sorry, the direction will not be this, so remember that the direction will be like this, velocity of A with respect to D, because the rotation of the AD link is clockwise, तो the VAD will be in downward direction। ठीक है? और अब ध्यान देते हैं ओमेगा AD क्या होगा। हमें दिया गया है कि ये कितने आरपीएम से घूम रहा है? 100 आरपीएम से रोटेट कर रहा है। इसका मतलब है 2 पाई इंटू n 100 है, डिवाइडेड बाई 60 कर देंगे। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो 30 से 60 कटेगा, 2 जाएगा, तो 100 पाई आ जाएगा। और पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू 100। इसका मतलब है 314 मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गया। सो आंसर विल बी दी B। According to Kennedy theorem, the relative icenters of the 3 bodies having a relative motion lie on a। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि कैनेडी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है। कैनेडी थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये यूटिलाइज करी जाती है टू रिप्रेजेंट द आई सेंटर्स, है ना। कैनेडी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हम सारे आई सेंटर रिप्रेजेंट करते हैं, लोकेट करते हैं। हाँ, तो सबसे पहली चीज है इट इज यूज्ड टू लोकेट आई सेंटर, है ना। मैकेनिज्म के आई सेंटर्स को लोकेट करने के लिए इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। और कॉन्सेप्ट कहता है कि इफ 3 bodies
are in relative motion, then their relative eye center will be in straight line, मतलब एक ही लाइन पर होंगे सारे के सारे आई सेंटर अगर तीन बॉडी रिलेटिव मोशन में है तो। बात समझ गए? और यही सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जिससे हम लोग आई सेंटर्स को लोकेट करते हैं। तो आंसर विल बी दी बी, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो तीन बॉडीज कभी भी रिलेटिव मोशन में होंगी तो उनके आई सेंटर हमेशा एक ही स्ट्रेट लाइन पर होंगे। मैं इसको एक थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे बता दे रहा हूँ। जैसे कि इन सभी चीज को अगर देखा जाए, चार लिंक हैं आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। अब हमें इनका रिलेटिव आई सेंटर बनाना है, तो दैट इज द फर्स्ट लिंक, सेकेंड लिंक, थर्ड लिंक, फोर्थ लिंक। तो ये हमारा आई सेंटर है विच इज द I12, ये है I23, दो और तीसरे का। तो जहां पर भी हिंज पॉइंट होता है वो खुद ही आई सेंटर होते हैं क्योंकि वो दोनों लिंक उसी पॉइंट के अबाउट मोशन कर रहे होते हैं। चार लिंक आ गए, लेकिन ध्यान रखना नंबर ऑफ आई सेंटर जो होते हैं वो n-1 डिवाइडेड बाई 2 होता है। मतलब जितने नंबर ऑफ लिंक है, जैसे चार लिंक है तो 4-4-1/2 करोगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है ना। अब 6 होने चाहिए, 4 तो हमने लोकेट कर लिए, मतलब 2 नहीं लोकेट कर पाए। अब 2 कौन कौन से नहीं लोकेट कर पाए उनको भी देख लेते हैं। तो 4 लिंक के आई सेंटर पॉसिबल क्या हो सकते हैं? 1 2 3 4 4 लिंक है, तो एक क्या होगा बताओ? 1 2 1 3 और 1 4 पॉसिबल है, 2 3 2 4 पॉसिबल है, 3 4 पॉसिबल है। ये 6 आई सेंटर पॉसिबल है जिसमें हम I12, I14 और I23 और I34 दिखा चुके हैं। तो 1 4 दिख गया, ठीक है ना, 2 3 4 दिख गया, 2 3 दिख गया, 1 4 दिख गया और 1 2 भी दिख गया। बचा कौन? 1 3 और 2 4। अब 1 3 आई सेंटर को लोकेट करना है तो यूज द कैनेडी थ्योरम फॉर 1 3 आई सेंटर। क्लियर है? और यूज करना है हमें क्या बताओ? कैनेडी थ्योरम। कैनेडी थ्योरम क्या कहती है, कैसे देखो जरा सब लोग। अब अगर लोकेट करना होगा आई सेंटर 1 3 को तो सिंपल सी बात है, 1 3 आई सेंटर को लोकेट करेंगे। 1 3 कॉमन आई सेंटर है, तो कैसे लोकेट करा जाता है? इसके लिए हमें क्या करना होता है कि 4 पॉइंट्स रिप्रेजेंट करने पड़ते हैं 4 लिंक के लिए, ठीक है ना। 1 2 3 एंड 4 जो जो पता है उनको मिला देते हैं। 1 2 पता है, 2 3 पता है, 3 4 पता है, 1 4 पता है। अब जो नहीं पता है, जैसे 1 3 नहीं पता है, 1 3 नहीं पता तो 1 3 को डॉटेड मिला देंगे। अब डॉटेड मिलाएंगे तो देखना हमेशा 2 ट्रायंगल बनेंगे, जैसे 1 2 3 और 1 3 4 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। 1 2 3 बन रहा है एक, और एक बन रहा है 1 3 4। तो ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि 3 बॉडी है, और ये भी रिप्रेजेंट कर रही है 3 बॉडी, और ये तीनों बॉडी के आई सेंटर एक ही स्ट्रेट लाइन पर होंगे। मतलब 1 2 1 3 और 2 3, दीज आर द 3 आई सेंटर्स 3 बॉडी के। और 1 3 3 4 और 1 4 ये भी 3 आई सेंटर है, और ये भी स्ट्रेट लाइन में होंगे और ये भी स्ट्रेट लाइन में होंगे। मतलब 1 2 और 1 4 तो हमें पता है, 1 2 और 1 4, 1 2 1 2 3 और दूसरा है 1 3 4, ठीक है ना। 1 3 और 3 4 और 1 4, 1 3 नहीं पता है हमें, 3 4 और 1 4, 3 4 1 4 कहाँ? हाँ देखो तो 3 4 ये है और 1 4 ये है। इन दोनों को मिलाने वाली लाइन इस तरह से अगर हम ड्रॉ करें और इसके साथ साथ 1 2 और 2 3 को ड्रॉ करें, 1 2 और 2 3 को ड्रॉ करें तो 1 3 हमें मिलेगा। यहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो दैट विल बी दी I13। अब देखो इधर 1 3 2 3 और 1 2, 1 3 1 2 और 2 3 एक ही स्ट्रेट लाइन पे हैं, और ये भी तीनों स्ट्रेट लाइन पे हैं। तो जहां कट कर रहे हैं वही आई सेंटर हो गया। इसी तरह इसको हम आपस में मिलाएंगे और इसी तरह इसको, तो यहां पर हमें आई सेंटर मिल जाएगा I24। तो जिस तरह से हम आई सेंटर को लोकेट करते हैं। क्लियर है? तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि जो भी वेलोसिटी होगी इस पॉइंट की, क्यों स्ट्रेट लाइन में होता है? इस वजह से बिकॉज कि किसी भी पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में सेम ही होगी, वो अलग नहीं हो सकती है अगर वो पॉइंट उसी लिंक पर सिचुएटेड है तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द फिगर गिवन द लिंक 2 रोटेट्स एट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 रेडियन पर सेकेंड। लिंक 2 रोटेट कर रहा है। What will be the magnitude of the Coriolis acceleration experienced by the link 4? Link 4 के थ्रू कितना Coriolis acceleration फील किया जा रहा है? तो भाई सिंपल सी बात है, Coriolis acceleration का फॉर्मूला होता है 2 ओमेगा v, ये बात ध्यान रखना। और एक चीज जो मैं आज तुम लोग को सबको बता दे रहा हूँ
कि जब भी कभी भी इस तरह का स्लॉटेड लीवर क्रैंक मैकेनिज्म दिखता है तो ध्यान रखना इसमें मैं क्या बताने जा रहा हूं। इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस एक कंसेप्ट को रिमेंबर रखो। कंसेप्ट क्लियर है तो तुम कभी भी गलती नहीं करोगे। ठीक है, दैट इज द 90 डिग्री एंगल। ठीक है, अब एक बात बताना, अगर ये 90 डिग्री एंगल है तो दैट विल बी द एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन, क्योंकि भाई जब तक ये टच नहीं करेगा तब तक लेफ्ट पोजीशन पे नहीं जाए। तो इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखो, 90 डिग्री किस हिसाब से बनेगा, क्योंकि ये 30 है तो भाई सिंपल सी बात है, ये 60 होगा और ये 90 हो जाएगा। मतलब हम इस 90 डिग्री के कॉन्सेप्ट से, इस 90 डिग्री के कॉन्सेप्ट से, क्यों 90 डिग्री, बिकॉज ये एंगल जो है, ये एंगल 60 डिग्री और ये एंगल 30 डिग्री, तो ये एंगल हमेशा 90 होगा। और 90 तभी पॉसिबल है जब ये एक्सट्रीम लेफ्ट पे हो। इसी तरह एक्सट्रीम राइट वाला केस होता, एक्सट्रीम राइट वाला केस होता तो भी एंगल 90 डिग्री होता। और जब ये एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम राइट होता है तो ध्यान देना सब लोग, जो स्लाइडर यहां पर लगा रखा है, जो स्लाइडर यहां पर लगा रखा है, यहां स्लाइडर जो है इस तरह से, और स्लाइडर इस लिंक पर मतलब तीसरे लिंक पर रोटेट कर रहा है, तो एक्सीलरेशन ओमेगा 3 से निकलेगा। ध्यान देना, एक्सीलरेशन मैंने बताया था कोरियोलिस एक्सीलरेशन के बारे में कि कोरियोलिस एक्सीलरेशन हमेशा उस लिंक की एंगुलर वेलोसिटी यूज करी जाती है जिस लिंक पे स्लाइडर स्लाइड कर रहा है, स्लाइडर 2 पे नहीं स्लाइड कर रहा है। तो ध्यान रखना, एक तो सबसे बड़ी चीज है लिंक 2 की हमें एंगुलर वेलोसिटी पता थी। बहुत सारे लोग दिमाग लगाते हैं आंसर निकालने के लिए 2 का यूज कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है। क्लियर है सबको? हाँ, 2 सेकेंड लिंक की एंगुलर वेलोसिटी और उससे में कोई लेना देना नहीं है। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 3 चाहिए हमको। अब एक बात समझो, जब एक्सट्रीम राइट पोजीशन हो या एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन हो, एक्सट्रीम लेफ्ट वाली पोजीशन हो, हमेशा ध्यान रखना इस सिचुएशन पर ओमेगा 3 कितना होगा, 0 होगा, और यहां पर भी ओमेगा 3 कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है? तो ध्यान रखना ये एक्सीलरेशन जो है वो 0 हो जाता है। क्या हो जाता है बताओ? 0। क्लियर है? AC विल इक्वल्स टू 0। कब कब 0 होगा बताओ ये एक्सीलरेशन? ये एक्सीलरेशन जो है वो 0 कब कब होगा? हाँ, एक्सट्रीम लेफ्ट, जब एक्सट्रीम लेफ्ट होगा तो 0 हो जाएगा। एक्सट्रीम राइट होगा तो भी 0 हो जाएगा एक्सीलरेशन। और भी 2 जगह 0 होता है। अच्छा, ये 0 किसकी वजह से है? क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी 0 हो गई। अब एक बात बताओ, जब 2 चीजों का प्रोडक्ट ही AC है और एक 0 हो गया तो वैल्यू 0 हो गई। और दूसरा, टॉप एंड बॉटम, मतलब सबसे टॉप पर पहुंच जाए, मतलब यहां पर, और बॉटम पर यहां पर, तो टॉप और बॉटम के केस में भी एक्सीलरेशन क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि वहां V 0 हो जाता है। एंगुलर वेलोसिटी तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वहां पर स्लाइडर नहीं चल रहा होता है। यहां पर स्लाइडर रेस्ट में होता है और यहां पर जो लिंक 3 है वो रेस्ट में होता है। तो कोई भी रुक गया, लिंक रुक जाए या स्लाइडर रुक जाए, कोरियोलिस एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन पे कोरियोलिस एक्सीलरेशन 0 होता है। कभी किसी क्वेश्चन में ये 4 कंडीशन कहीं दिख जाए, समझ जाओ कोरियोलिस एक्सीलरेशन 0 ही होगा। A rotating mass having moment of inertia 30 kg per meter square rotate at this speed traveling in a curve of 170 meter radius at speed of the 240 km per hour, it will experience a gyroscopic action। तो जायरोस्कोपिक एक्शन का जो मूवमेंट होता है एक्चुअली, उसको ध्यान रखो सब लोग, जो मूवमेंट की वैल्यू होती है दैट विल बी दी I ओमेगा S इंटू ओमेगा P। तो ये होता है जायरोस्कोपिक एक्शन का वैल्यू। I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा S है स्पिन एंगुलर वेलोसिटी और ओमेगा P है प्रिसीजन एंगुलर वेलोसिटी। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह की चीज़ों के बारे में हम बातें कर रहे हैं? सपोज दैट एक तरह का, अगर मैं कोई एक सिस्टम ले लेता हूँ, सपोज दैट ये कोई हमारा रोटेटिंग मास है, रोटर है, ठीक है ना, जो रोटर है जो रोटेट कर रहा है। क्लियर है? जिसे हम रोटर कह रहे हैं, ठीक है ना। तो रोटर रोटेट कर रहा होगा तो सर्टेन उसकी स्पीड होगी, जिसे हम ओमेगा S कहते हैं, स्पिन एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन अगर ये अगर हवाई जहाज की बात करें तो ये पूरा का पूरा सिस्टम किसी पर्टिकुलर सेंटर के अबाउट
रोटेट भी कर रहा है, क्लियर है? दैट इज द ओमेगा पी विच इज द प्रेसीजन एंगुलर वेलोसिटी। अब प्रेसीजन एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो बहुत ही धीमी होती है, समझ में आया कि नहीं, कंपेयर टू ओमेगा एस। ध्यान रखना, जब भी कभी दो वेलोसिटी दी जाए तो जो सबसे छोटी वेलोसिटी होगी वो ओमेगा पी होगी, जो सबसे बड़ी वेलोसिटी होगी वो हमारा ओमेगा एस होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा हमारा ओमेगा एस और ओमेगा पी? पहले ओमेगा एस निकाल लेते हैं। ओमेगा एस 800 आरपीएम पे रोटेट कर रहा है, तो अगर 800 आरपीएम पे रोटेट कर रहा है तो 2 पाई एन डिवाइडेड बाई 60 कर देंगे, तो यहां से 60 से 60 कट जाएगा, तो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 160 पाई डिवाइडेड बाई 6 रेडियन पर सेकेंड। अब ओमेगा पी क्या होगा? प्रेसीजन एंगुलर वेलोसिटी कुछ और नहीं है, दैट इज द, अगर ये वेलोसिटी v होगी और v पेपर में दिया गया है 240 किलोमीटर पर आवर और रेडियस हमको दी गई है r, 170 मीटर पे रोटेट कर रहा है, तो भाई ओमेगा पी निकल गया, आर ओमेगा, v बराबर आर ओमेगा, तो v बाई आर हो जाएगा। अब v की बात करी जाए तो v कितना है? v है 240 किलोमीटर पर आवर। अब समझना सब लोग, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? 5/18 का गुणा करना पड़ता है, ठीक है ना। डिवाइडेड बाई आर दिया गया 170 मीटर, तो यहां से अगर देखा जाए तो सॉल्व कर लेंगे हम लोग इसको, 240 गुणा 5 बटे में 18 गुणा 170 कर देंगे, तो यहां से हमारा ओमेगा पी निकल जाएगा। अब ओमेगा पी और ओमेगा एस दोनों पता चल चुके हैं, आई भी पता चल चुका है, दिया गया है, तो क्या हम एम नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो आई देखो पहले कितना है, 30 है, 30 इंटू 160 पाई डिवाइडेड बाई 6 इंटू 240 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 170। अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे अगर हम लोग तो वैल्यू निकल के आएगी 985.6 न्यूटन इंटू मीटर, ये आ जाएगा। आंसर हमें किलोग्राम फोर्स में दिया गया है, तो ध्यान रखना 1 किलोग्राम फोर्स बराबर होता है 9.81 न्यूटन, समझ गए? तो अगर 1 न्यूटन में हमें चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? न्यूटन को अगर हमें किलोग्राम फोर्स में बदलना रहेगा तो 9.81 से भाग लगा देंगे, ठीक है ना। तो 9.81 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो द आंसर विल बी दी 100.46 so the value will be m is equals to 100.46 किलोग्राम फोर्स इंटू मीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा बताओ यहां से? 100। डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है जायरोस्कोपिक का। कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन एनर्जी ऑफ द इंजन विल बी, अब सिंपल सी बात है, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन एनर्जी का फॉर्मूला हमने बताया था, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन एनर्जी डिवाइडेड बाय द वर्क डन पर साइकिल। तो आंसर क्या होगा बताओ? मैक्सिमम फ्लक्चुएशन एनर्जी डिवाइडेड बाय वर्क डन पर साइकिल। सी इज द करेक्ट आंसर। ABCD इज द मैकेनिज्म द लिंक लेंथ्स AB दिस BC दिस CD DA दिया गया है। डबल क्रैंक मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो डबल क्रैंक मैकेनिज्म को अगर समझो सब लोग, डबल क्रैंक मैकेनिज्म तभी पॉसिबल है व्हेन क्रैंक इज फिक्स्ड। ध्यान रखना, अगर डबल रॉकर मैकेनिज्म की बात करता है तो रॉकर फिक्स, और अगर क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म की बात करता है तो कनेक्टिंग रॉड को फिक्स करते हैं। व्हेन क्रैंक इज फिक्स्ड, क्रैंक इज फिक्स्ड का मतलब स्मॉलेस्ट लिंक, जिसे हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन सभी में S कौन है? एक्चुअली S ये है AB, और उसी को ही हमें फिक्स कर देना है, तो आंसर विल बी द AB। अगर हम AB को फिक्स कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। The crank radius 12 cm is rotating at 60 rpm. The angular acceleration is this. What is the tangential acceleration? तो remember that is the tangential acceleration is what? अगर कोई लिंक है और क्या कर रहा है बताओ सब लोग, वो रोटेट कर रहा है किसी अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन से, उसके पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, समझना सब लोग, OA लिंक है, क्लियर है? तो ध्यान रखो इसके पास दो एक्सीलरेशन होंगे, एक तो क्या होगा इसके पास में, एक होगा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और एक होगा रेडियल एक्सीलरेशन, क्लियर है? और जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 80 होता है दैट इज द r इंटू अल्फा। अब r रेडियस कितना दिया गया? 12 सेंटीमीटर, तो 0.12 हो गया, और अल्फा की बात करी जाए तो 50 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है, तो 12 पंचे 60 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
So don't worry about the रेडियल एक्सीलरेशन, बिकॉज रेडियल एक्सीलरेशन पेपर में नहीं पूछा जा रहा है। अगर वो पूछा जाता तो हम रेडियल एक्सीलरेशन में निकाल लेते आर इंटू ओमेगा स्क्वायर से, ठीक है ना, और ओमेगा हमको दिया गया है। तो कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं फॉर्मूले में। फॉर्मूला अगर तुमको नहीं याद है, यू कैन नॉट सॉल्व दिस आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ द मोशन, डिस्क दिया गया है और हमें उसका आई सेंटर बताना है। अब ऐसे क्वेश्चन बहुत ही सरल होते हैं, देखने में थोड़ा कठिन दिख रहा है, बट एक बात ध्यान देना, सभी चीजों के अपने आई सेंटर बहुत ही फिक्स हैं। जो हिंज पॉइंट होता है वो इसका आई सेंटर होता है। अगर ये लिंक 1 है और ये लिंक 2 है तो दैट विल बी द आई सेंटर। अब अगर ये लिंक 1 है और ये लिंक 2 है और इस पर ये रोल कर रहा है तो जो कॉन्टेक्ट पॉइंट होता है दैट इज द आई सेंटर। बिल्कुल सिंपल है। तो द आंसर विल बी दी, अच्छा कोई स्लाइडर है, अगर वो स्लाइड कर रहा है, समझ गए ना, तो उसका आई सेंटर कहां होगा, बता सब लोग। आई सेंटर इन्फिनिटी पे, ठीक है ना। तो दैट इज द पॉइंट्स रिगार्डिंग टू द आई सेंटर्स। सो which one of the point will be the eye center? A point will be the eye center. Contact point is the eye center. Clean construction can be used when? अब clean construction क्या करता है, देखो जब स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म की हम बात करें, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में when crank is rotating with uniform एंगुलर वेलोसिटी। अगर एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से कोई भी लिंक क्या कर रहा है बताओ, रोटेट कर रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, सो वी कैन रिप्रेजेंट द velocity diagram and acceleration diagram in this configuration diagram, that is the configuration diagram। और इसी कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम में विथ सेम स्केल ऑफ कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम वी विल मेक वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन डायग्राम, ठीक है। बट शर्त यहां पर है कि ओमेगा कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट। और इस प्रोसेस को ही क्लीन कंस्ट्रक्शन कहते हैं, जिसमें कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम पे ही किसको बना लिया जाता है, वेलोसिटी एक्सीलरेशन और वेलोसिटी डायग्राम और एक्सीलरेशन डायग्राम दोनों को। तो ये क्वेश्चन में बस इतना ही पूछा गया, तो आंसर क्या होगा, ए, क्रैंक हैज यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। So that will be the complete discussion of this quiz 18। जुड़े रहे आरटीजे डिजिटल के साथ, और जितनी भी क्विजेज अपनी अपलोड हो रही हैं उनको एक दूसरे के साथ में शेयर करें। आप सभी लोगों को सब बताएं कि क्विज का क्या पैटर्न है और किस तरह से वर्क हो रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि अच्छी से अच्छे क्वेश्चंस और अच्छे से अच्छा कलेक्शन मैं आप सब लोगों तक पहुंचा सकूं, ठीक है। और इसमें एक तरह का मतलब एक मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें अच्छी हैं आप सब लोगों को समझ में आ रही होंगी, देयर इज़ नो कॉस्ट रिगार्डिंग टू दिस। तो सब लोगों की हेल्प होनी चाहिए, सब लोग एक दूसरे को जरूर से जरूर शेयर करें, जिससे सब लोग इसको देखें और अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ाएं, अपनी जो कमियां हैं उनको सुधारें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सोल्यूशन क्विज 19 में। तब तक के लिए जुड़े रहें आरटीजे डिजिटल के साथ। थैंक यू।